नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम श्री गंगानगर जिले की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में इतिहास विषय का कक्षा 12 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या आया था आज के इस इतिहास विषय के पेपर में। पहला प्रश्न जो खंड है उसमें 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे, MCQ। उसमें पहला था हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी है। तो ये से लकड़ी की बनी हुई है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। याद रखना, ये अच्छे से क्लास में बताया भी था बच्चों आपको। सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के थे वो कुषाणों ने चलाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के थे वो गुप्तों ने चलाए थे। तो इसका सही उत्तर है वो कुषाण है। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। तो साहित्यिक परंपरा में वेद व्यास को माना जाता है। वैसे इसको जो भाट सारथी थे उन्होंने लिखा था, लेकिन साहित्यिक परंपरा में वेद व्यास इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध थे। किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। ऑप्शन से सही है। ऑप्शन ये थोड़ा इंग्लिश में सही प्रिंट है, हिंदी में मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा इसे। प्रश्न 6 नंबर, अलवार किस मत से संबंधित थे। नयनार शैव के थे और अलवार वैष्णव के। नयन, शिव के 3 नयन हैं इसलिए शैव। नयनार, नयनार मैंने आपको याद भी करवाया था। वैष्णव, अलवार। मनसबदार कौन थे। ये मुगल अधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः कहाँ लागू हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त जिसे कहा जाता है। सूर्यास्त कानून भी इसी से संबंधित, आगे प्रश्न भी आया इससे संबंधित। स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल का है। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता घोषित किया। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे उन्हें अपना नेता घोषित किया था। हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन आप सभी को पता होना चाहिए कि दयाराम साहनी ने किया था। ये रेगिस्तान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। तो यहाँ कन्यादान शब्द आएगा। ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय से शायद लिया गया प्रश्न है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में, अभी जो इनकी पुस्तक है वो ऊपर आ चुकी है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, उसी का नाम आपको यहाँ लिखना था। और नेक्स्ट है किसकी खानका है वो दिल्ली के यमुना के किनारे स्थित है। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि धम्म क्या है। तो ये है अशोक के द्वारा प्रजा के उन्नति के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उन नियमों को धम्म कहा गया है। धम्म में कुछ नहीं है ज़्यादा, दूसरे धर्मों का सम्मान है, प्राणी मात्र का सभी के बारे में कहा है कि सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा पर इसमें बल दिया गया है, सामान्य है, मैंने कक्षा में बताया था। स्त्री धन से क्या तात्पर्य है। तो स्त्री धन जो मनुस्मृति है उसके अनुसार जो पिता की संपत्ति होती है वो पुत्रों में बराबर बांट दी जाती थी, और स्त्री को विवाह के समय जो उपहार वगैरह दिए जाते थे वो स्त्री धन कहलाता था। उस पर केवल उसी स्त्री का अधिकार होता था। नेक्स्ट है ताराबाद किसे कहा जाता है। तो ये जो दौलताबाद थी, दौलताबाद में महिला और पुरुष गायकों के लिए एक बाजार था, उसे ताराबाद कहा गया है। प्रश्न भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है। तो ये धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र है ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में जो कुछ आचार संहिताएं सामान्य नागरिकों के लिए बनाई गई है, इन्हें धर्मसूत्र और धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। नेक्स्ट है बुद्ध की किन्हीं 2 शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं बौद्ध धर्म में दी थी। उनमें अगर हम बात करें तो हम 2 शिक्षाएं कोई भी लिख सकते हैं, जैसे विश्व है वो अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, सब इसमें भंगुर है, पहला ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये जो संसार है इसमें दुख है वही है, मनुष्य के अंतर्निहित तत्व है। दुख बाहर से कहीं नहीं प्रकट होता है, मनुष्य के स्वयं के भीतर से प्रकट होता है दुख है। तो ये 2 विशेषताएं हम या 2 शिक्षाएं लिख सकते हैं। मोंटेस्क्यू कौन था, इसका प्राच्य निरकुंशवाद का सिद्धांत क्या था। मोंटेस्क्यू था वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। आप इसे फ्रांसीसी दार्शनिक था, और जो इसका प्राच्य निरकुंशवाद का सिद्धांत था इसके अंतर्गत इसने बताया था कि जो एशिया के कुछ देश हैं उनमें जो शासक हैं
उन्होंने संपूर्ण प्रजा को गरीब बनाने के लिए भूमि पर अधिकार कर रखा है। एक तरह से ये एशिया के बारे में उसने बताया था। बर्नियर के जो विचार थे उनसे ये दार्शनिक प्रभावित थे। बर्नियर ने यहाँ की जो यात्रा की थी, यहाँ के बारे में लिखा था, उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये सब कुछ बताया था। अब नेक्स्ट है, इस्लाम में शरिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। शरिया है वो इस्लामिक कानून है, आप सभी को पता है, इस्लामिक कानून है। इसके अंदर इस्लामिक लोगों को, मुसलमानों को निर्देशित करने का कानून है और ये कुरान और हदीस पर आधारित है। जियारत की परंपरा को उर्स क्यों कहा जाता है? तो जियारत की परंपरा जो उस समय चली थी वो क्या होता था, जितने भी ये शेख वगैरह थे उनका जो बरसी होती थी उनकी, उस पर लोग जियारत करने आते थे और वो एक मेले जैसा माहौल हो जाता था, उसे उर्स इसलिए कहा जाता था। तो विजयनगर राज्य के पतन के दो कोई कारण लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन, एक तो जो राम राय उसका सेनापति था, उसकी जो दूरदर्शिता की कमी थी, उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। उसने गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के जो शासक थे, जो उनके वहाँ के सुल्तान थे, उनके साथ उसने युद्ध किया, उसमें वो बुरी तरह पराजित हो गया। और इसके अलावा जो बहमनी राज्यों के सुल्तानों से संघर्ष लगातार उसका चलता रहा, ये भी एक प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार से आप दो पतन के कारण लिख सकते हैं। मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया के कोई दो कार्य इसने पूछा है। तो जो मुगल काल में ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे उनमें एक तो मुख्य कार्य आप लिख सकते हैं कि गांव की जो आय व्यय है उसका लेखा जोखा रखना है। दूसरा, ग्राम पंचायत से संबंधित जो लोग थे उनके आचरण पर नज़र रखना कि वो जाति विशेष के या गांव के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से ये दो कार्य हम लिख सकते हैं। सूर्यास्त विधि, यह आपको मैंने पहले ही बताया, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त में एक कानून बनाया गया था जिसमें जमींदारों के लिए जो राजस्व कर की व्यवस्था, कर राजस्व की व्यवस्था थी, अगर वो समय पर, यानी जो निश्चित दिनांक होती थी, निश्चित तिथि होती थी, उस दिन अगर सूर्यास्त तक वो अपना लगान नहीं जमा करवाते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ये सूर्यास्त कानून था। दामिनी कोह क्या था? दामिनी कोह पहाड़िया लोगों के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक निश्चित भूभाग था उसको निश्चित कर दिया गया था कि यहाँ पहाड़िया लोग रह सकते हैं। एक भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था पहाड़िया क्षेत्र में, ये दामिनी कोह था। सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार असहाय बना दिया था? तो सहायक संधि, पहले तो आपको पता होना चाहिए सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि अंग्रेजों ने विभिन्न जो यहाँ की स्थानीय जो रियासतें थी उनके साथ की थी। इसके तहत ये था कि जो अंग्रेज थे वो सेना रखेंगे और उसका जो खर्चा है वो स्थानीय रियासत के जो शासक हैं वो देंगे। तो मतलब सेना पर जो नियंत्रण है वो अंग्रेजों का रहेगा और बदले में क्या करेंगे, जो स्थानीय रियासत है वो अंग्रेजों से अनुमति लिए बिना किसी भी दूसरे शासक के साथ या पड़ोसी रियासतों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएगी, कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाएगी और अंग्रेज उन्हें बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से सहायक संधियां विभिन्न राज्यों के साथ हुई थी। तो अब इसने पूछा है कि सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार ऐसा है बना दिया था। तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों से सहायक संधि करने के कारण सेना पर जो नियंत्रण था वो नवाब का ना होकर अंग्रेजों का था। तो इसलिए छोटी छोटी अगर कोई भी विद्रोह वगैरह होते थे उनको दबाने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ती थी और सेना को नियंत्रण में लाने के लिए उसे बार बार अंग्रेजों के आगे जाके बोलना पड़ता था। तो इस प्रकार वो एक तरह से पतन की ओर चले गए थे, असहाय हो गए थे। दूसरा था जो अवध के नवाब कमज़ोर होने के कारण जो उसके विद्रोही थे, कुछ स्थानीय विद्रोह जो मुखिया थे छोटे बड़े और तालुकदार थे, वो सारे अनियंत्रित हो गए थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से ये अवध के नवाब को जो सहायक संधि थी उसने असहाय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोहियों में दहशत फैलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो इन्होंने बड़े ही क्रूर
जो तरीके से लोगों को फांसी पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दी गई, बहुत से जो आंदोलनकारी थे उन्हें, कुछ आंदोलनकारियों को इन्होंने तोपों के मुंह पर बांध कर गोलों से उड़ा दिया। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार लोगों के साथ किया जो इस क्रांति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया और क्रिप्स वार्ता क्यों टूटी? 15वां क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये लगभग मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। जो इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भारत आए थे। और इसमें जो वार्ता क्यों टूटी, पहले तो हम बात करते हैं कि ये क्या था। क्रिप्स मिशन में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ भारत के जो यहाँ पर उस समय अगर बात करें तो कांग्रेस थी, उसका समर्थन हासिल करने के लिए धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध में ये क्रिप्स मिशन आया था। और इन्होंने यहाँ पर समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत को कहा कि जो हमारी कार्यकारी परिषद है उसमें हम भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे अगर आप हमारा धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध समर्थन करोगे तो। लेकिन यहाँ के जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने स्वराज्य की मांग कर ली। उन्होंने कहा कि हमें तुरंत स्वराज्य चाहिए और कोई शर्त पे हम राजी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यह असफल हो गया था। उन्होंने हालांकि इसमें कहा था कि हम कार्यकारी परिषद में आपकी संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें जो आपका जो उसमें कार्यकारी परिषद है उसका जो रक्षा विभाग है उसमें हमारा सदस्य चाहिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, ये शर्त हमें स्वीकार नहीं है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन था वो असफल हो गया, क्रिप्स वार्ता टूट गई, क्योंकि भारतीयों ने स्वशासन की मांग की थी। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न जो खंड 6 में है उनकी। इसमें महाजनपदों की कोई 3 विशेषताएं इन्होंने पूछी है। तो हम इसमें बता सकते हैं 3 कोई भी विशेषता, जैसे कि महाजनपद थे, उनमें प्रत्येक महाजनपद की अलग राजधानी थी, उसका पूरी तरह से विकास कर दिया गया था, वहाँ से प्रशासन वगैरह चलता था। इसके अलावा प्रत्येक जो महाजनपद था उसका राजा होता था। कुछ महाजनपदों के अंदर गण और संघ की व्यवस्था थी। वहाँ क्या करते थे, एक समूह था वो शासन को नियंत्रित करता था। उस समूह के सभी शासक जो समूह के सभी सदस्य होते थे वो राजा कहलाते थे। तो इस प्रकार से 2 विशेषताएं हो गई। अगर तीसरी विशेषता करें तो महाजनपदों के पास अपनी स्थायी सेना थी, अपना नौकरशाही तंत्र उन्होंने विकसित कर लिया था। इस प्रकार से ये विभिन्न विशेषताएं हम लिख सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वैसे तो अगर हम बात करें पंच महावर्त, अगर उनको ही आप संक्षेप में थोड़ा विस्तार 2-2, 3-3 लाइन में लिख देते तो ये प्रश्न आपका सही होता। तो इसमें जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाएं, उसमें पंच महावर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य पर चलना, हमेशा अहिंसा, किसी भी प्राणी मात्र के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का जो इसमें शिक्षा दी गई है। इसके अलावा ऐस्ते मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन नहीं जोड़ना और केवल अपने जितना ज़रूरत है उतना प्रयोग करना, बाकी सभी में वितरित कर देना, यह अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य जो कि बाद में जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो इस प्रकार से ये पंच महावर्त है। इसके अलावा जन्म पुनर्जन्म जो है वो कर्म आधारित है, ये भी जैन धर्म के अंदर बताया गया है। जैन धर्म ने बताया कि ये विश्व प्राणवान है, विश्व की इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में जीवन है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, पानी हो, सब में जीवन है। ये सब जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध, इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुआ? ये 3 नंबर का प्रश्न आए हैं, कारण और परिणाम पूछे गए हैं। डेट नंबर के अलग अलग इसमें इसको वर्गीकृत किया गया है। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का 1500 लगभग ये 65 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो इसके क्या कारण थे? सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद अराविंदु वंश था, उसने 1542 में इस पे अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1565 में राम राय ने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के साथ एक युद्ध किया। यहाँ के जो शासक थे, सुल्तान थे, उनके साथ एक युद्ध किया। उसमें इनकी निर्णायक
पराजय हो गई थी। तो ये कारण तो हम मान सकते हैं कि इसकी जो नीतियां थी वो गलत थी। एक इसके कृष्णदेव राय जो इसके शासक थे, उनके मृत्यु के बाद इसका पतन शुरू हो गया था और इसने अराविदु वंश ने इस पर मतलब अपना शासन स्थापित कर लिया था। और इसके जो परिणाम क्या हुए वो थे कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसकी समृद्धि और वैभव को जो ये सुल्तान थे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के, वो लूट कर उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया और विजयनगर जो शहर था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था, बिल्कुल उजड़ गया था। अब खंड सॉरी ये एक प्रश्न रह गया, खुद कास्त और पाही कास्त कौन थे? तो ये मुगल साम्राज्य वाले में खुद कास्त और पाही कास्त के बारे में बताया हुआ है। खुद कास्त वो किसान होते थे जो खुद के गांव में खुद की जमीन पर खुद ही खेती करते थे, खुद कास्त कहलाते थे। और पाही कास्त वो थे जिनके पास जमीन या तो कम थी या जो अधिक कमाई के लालच में कहीं दूसरी जगह जाकर या अपनी भूमि खराब होने की वजह से बंजर भूमि जिनके पास होती थी वो दूसरी जगह पर जाके दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर कृषि करते थे, वो पाही कास्त कहलाते थे। ये दो तरीके थे, खुद कास्त और पाही कास्त। अब प्रश्न 20वां खंड द, इसमें 4 नंबर के प्रश्न है सिंधु घाटी नगर नियोजन के बारे में। पहला प्रश्न, नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। तो सिंधु घाटी का जो नगर नियोजन था, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नगर की, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग हमें जो नगर मिले हैं उनमें 2 टीले थे, नगर टीला और दुर्ग टीला। इसमें एक में सामान्य लोग रहते थे और एक में कुछ प्रशासनिक नियंत्रण वाले लोग रहते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। तो ये नगर थे। नगर टीला कई स्थानों पर हमें दीवार से घिरा हुआ मिला है और कहीं दोनों एक साथ दीवार से घिरे हुए अलग अलग प्रकार के मिले हैं। अब हम बात करते हैं अगर नगर नियोजन में, तो दूसरा काम होता है सड़कें। सड़कें, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो अक्सर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी, मुख्य राजमार्ग से जाकर निकलती थी। इस प्रकार की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सड़कों के साथ साथ सॉरी नालियां बनी हुई थी। तो उन नालियों में क्या था, प्रत्येक गली से छोटी नालियां, प्रत्येक घर से नाली से पानी बाहर निकलता था गली में, उस गली के अंदर से छोटी नालियां बाहर आगे जाके बड़ी नालियों में मिलती थी और वो मुख्य सड़क का जो बड़ा नाला था उसमें वो नालियां मिलती थी। बहुत ही एक परिष्कृत नाली व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली जिसे कहा जाता है वो। और इसके अंदर बीच बीच में कई जगह बड़े गड्ढे बनाए हुए थे जहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता था, जिनकी सफाई भी की जाती थी समय समय पर। तो ये नगर नियोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट था नालियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो कुआं। लगभग घरों में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के कुएं होते थे, प्रत्येक घर के पास लगभग अपना कुआं होता था। कुआं जिस कक्ष में बना होता था वो कक्ष घर से बाहर की तरफ होता था ताकि राहगीर भी वहाँ से पानी प्राप्त करके पी सके। रस्सी के सहारे बाल्टी या कोई अन्य बर्तन से कुएं से पानी निकाला जाता था। इसके अलावा है जो भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में क्या होता था, जो आंगन होता था वो भीतर की तरफ होता था। जो इनके घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे और जो नीचे के मकान होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी और सभी जो भीतर आंगन की तरफ खुलते थे ताकि राह से चलता हुआ अंदर कोई ताक झांक न कर सके। तो इस प्रकार से, और इनकी सतह होती थी वो समतल होती थी बिल्कुल, उनके ऊपर लकड़ी का कार्य किया हुआ होता था और जो दीवारें थी वो कहीं कच्ची ईंटों की कहीं पक्की ईंटों की होती थी। उनके ऊपर प्लस्तर का कार्य भी किया जाता था, जो कई जगह जिप्सम का प्लस्तर मिला है। तो इस प्रकार से आप भवन निर्माण के बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी मिले हैं। विशाल स्नानागार एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई धार्मिक स्नान करने के लिए एक बनी हुई कोई संरचना होगी। वहाँ पे एक आयताकार जो जलकुंड बना हुआ है, उसके एक साइड में सीढ़ियाँ भी उसमें उतरने के लिए बनी हुई है। इसके 3 ओर एक बरामदा बनाकर एक गलियारा बनाया हुआ है, उसके पास में वहाँ पर छोटे छोटे कुछ और स्नान घर छोटे बनाए गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कोई धार्मिक कृत्य के लिए बनाया गया था। इसके अलावा विशाल अन्नागार भी
हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जिसमें जो उसके स्तंभ हैं वो हैं, बाकी अंदाज़ा लगाया जाता है कि लकड़ी का ढांचा था जो नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से नगर नियोजन के बारे में हम बहुत विस्तार से लिख सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में ये बाकी के आंसर बताता हूँ, क्योंकि इसमें अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता और शासक के संबंध में इतिहासकारों के मतों की विवेचना। तो इसमें क्या है कि सिंधु घाटी, इसमें आपको लिखना था भी सत्ता तथा शासक के संबंध में इतिहासकार क्या कहते हैं। तो इतिहासकार इसमें आपस में एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर सत्ता का अस्तित्व था, कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि कुछ इसमें तर्क देते हैं कि प्रत्येक जगह समान चीज़ें मिली है, समान जो मोहरें मिली है, बर्तन मिले हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो समान मिली है, तो ये सत्ता के बिना संभव नहीं है। कुछ मानते नहीं है इस बात को। तो और उसके बाद शासक का जो अस्तित्व है उसके बारे में भी अलग अलग बात होती है। कहीं कहते हैं कि जो प्रासाद या महल मिले हैं या गढ़ मिला है वो शासक से संबंधित था। कुछ पुरोहित राजा की जो एक मूर्ति मिली है उसे ही शासक मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग उनके विरोधाभास रहे हैं, उनके बारे में हमें यहाँ लिखना था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें आपको क्या करना था, पहले भारत छोड़ो आंदोलन के जो कारण लिखने थे। तो इसमें आपको अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के बारे में आप लिख सकते थे। उसके अलावा क्रिप्स मिशन जो आया था वो भारत में उसकी असफलता, ये भी एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि अब भारतीयों ने स्वशासन का अंदाज मूड बना रखा था। और महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद उसके आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, ये आप इस प्रश्न के अंत में प्रश्न में लिख सकते हैं। उसके बाद किस प्रकार से इसका अंत किया, दमन किया गया अंग्रेजों का, इस आंदोलन का किस प्रकार से जो राष्ट्रवादी नेता थे उन सभी को जेलों में डाल दिया गया, कुछ को अंडरग्राउंड होना पड़ा। और इसके बाद इसके महत्व के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व के बारे में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था भारतीय 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन। तो इसमें सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया, सबसे पहले हमें इसके कारणों के बारे में बात करनी, इसमें लिखना था। तो इसमें हम साइमन कमीशन जो आया था उसके बारे में लिख सकते हैं 1928 में। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीयों के द्वारा की गई थी, तो वो मांगे नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने फैसला लिया था कि दांडी यात्रा निकालेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इसके बारे में एक विस्तार से मैं वीडियो आपको पहले बनाकर उसमें समझा भी चुका हूँ। ये प्रश्न आप वहाँ देख सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा कैसे प्रारंभ हुआ, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी, फिर 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँच गए। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँच गए। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। इस प्रकार से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। उसमें कुछ रचनात्मक कार्य किए गए, उसमें महिलाओं का योगदान भी रहा, विद्यार्थियों का भी योगदान रहा, जो सरकारी कर्मचारी थे उनका भी योगदान रहा, वकीलों का भी योगदान रहा, सभी मजदूर व्यापारी सब इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। और उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने जो दमनकारी नीतियां अपनाई उसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन है, उसकी असफलता है, फिर आंदोलन दोबारा प्रारंभ होता है, फिर इसका आंदोलन वापस ले लेते हैं और क्या महत्व रहता है, ये सब कुछ लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के समक्ष पृथक निर्वाचिका की समस्या। एक बहुत ही जटिल समस्या थी, इसका विस्तार से वर्णन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो पृथक निर्वाचिका की समस्या थी उसकी मांग किन किन लोगों ने की और उनके क्या तर्क थे। तो इसमें बहुत सारे जो नेता थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी है, जीएम रंगा जी है, उन सब ने, जयपाल जी है, इन सब ने एक प्रभावशाली तरीके से पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। और ये लग रहा था कि ये मुद्दा है, इसके ऊपर जो बहस है वो लंबी चलेगी और एक ये समस्या बहुत ही जटिल समस्या थी। लेकिन बाद में कुछ नेता थे, महात्मा गांधी थे, पटेल थे, इन सब ने मिलकर ये अंत में एक सहमति बना ली और जो इसका बिल्कुल एक तरीका निकाल लिया कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए एक कानून बना दिया गया। और जो दलित थे उनको मंदिरों में और सभी सार्वजनिक स्थानों पर
बिल्कुल समानता के साथ लोगों के आने जाने की छूट इसके तहत प्रदान की गई। तो इस प्रकार से इस जटिल समस्या का समाधान भी कर लिया गया था। तो इसको विस्तार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो अथवा में प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता के बीच क्या संबंध देखा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो आप बात कर सकते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके तहत एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। और वो क्यों थी? क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष में जो विभाजन की वजह से कई जगह शांति सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, उनको नियंत्रित करना था। इसलिए केंद्र सरकार की एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। इसके अलावा पूरे देश में शांति स्थापित करने के लिए भी सरकार मजबूत होनी बहुत जरूरी थी। इससे पहले, विभाजन से पहले प्रांतीय स्वायत्ता का जो दबाव चल रहा था, वो दबाव भी अब कम हो गया था, क्योंकि अब प्रांतीय स्वायत्ता की आवश्यकता नहीं थी। पहले वो मुस्लिम लीग के दबाव में आकर ऐसी कुछ बातें की जा रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग की मांग के ऊपर एक अलग राज्य पाकिस्तान को बना दिया गया था, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी प्रांतीय स्वायत्ता की। केंद्र सरकार थी, उसको मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा जो एक नया राष्ट्र बन रहा था, नया भारत बन रहा था, उसको अच्छे से, उसके लिए योजना बनाने के लिए, उसके अच्छे आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए भी मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। तो आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है मानचित्र का। ये आप मेरे मानचित्र वाला प्रश्न है, इसका एक मानचित्र का वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर ये हो सकता है कि आपने पेपर अच्छा किया हो या कुछ प्रश्न आपको ना आए हों, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास समय है, बोर्ड परीक्षा तक आते आते आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।